देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है अगले मुख्यमंत्री के लिए। तो देवा भाऊ के सर पर एक बार फिर से ताज सजने वाली है। महायुति गठबंधन की सरकार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिल गई है। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों को संबोधित किया और कहा, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी समेत सभी विधायकों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान दिए गए नारे को फिर से दोहराया और वो नारे कौन से थे? एक हैं तो सेफ हैं, मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही फडणवीस ने कहा कि यह प्रचंड जीत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला जनादेश है। हमने जो वादे किए हैं उस पर खरा उतरना है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 6 बार के विधायक रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की राजनीति में अनुभवी नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में जो तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनके बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपनी अलग पहचान बना ली है। राज्य के हर इलाके में बीजेपी संगठन को मजबूत करने में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार भारी जीत हासिल की है और पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है उसने तो सारे रिकॉर्ड पीछे के तोड़ दिए। 288 विधानसभा सीट पर जीतकर बीजेपी ने अब तक का इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 288 विधानसभा सीटों में 132 सीटें जीतकर। तो पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी थे, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल कर लिया गया है। यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। और वहीं एक और पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी वहां मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। और भाजपा के नेता पंकज मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है, तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी। तो पंकजा मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थी वो शुभकामनाएं दे रही थी। उन्होंने बीच बीच में थोड़े से अलग स्वर लिए थे, आपको याद होगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो। अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांचे देखील आभार मानतो। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम एक बार फिर से तय हो गया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में कौन कौन सी बातें गईं और देवेंद्र फडणवीस का जो आगे का कार्यकाल होना है वो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या प्राथमिकता है, देवेंद्र फडणवीस ने क्या संकेत दिए हैं और देवेंद्र फडणवीस का जो नाम फाइनल हुआ इसमें क्या कुछ चला इस बीच में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं।
विनोद जी, हम लोग तो वैसे बार बार बात करते रहे कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी जगहों पर चौंकाती है, तो एक मन में ये बात थी कि चौंका सकती है, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस का नाम अब फाइनल है। कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाती हैं, जिसमें कि उनके हाथ में ये कमान एक बार फिर से दी जा रही है? लाल जी, जैसा कि आप अपने एडिंग में बनाए हैं देवा भाव के सरताज, हाँ। ये देवा भाव हैं जो इन्होंने 5 साल पहले आपने देखा होगा जब उन्होंने कहा था मैं समंदर हूँ फिर लौट के आता हूँ, मेरे किनारे में घर मत बसाना। मेरे किनारे घर मत बसाना। हाँ। तो ये देवेंद्र फडणवीस की अपनी एक शख्सियत है जो एलानिया तौर पे विधानसभा में कही थी जब उद्धव ठाकरे ने डिच किया था उनके अलायंस को लेके, और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम देवेंद्र चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदारी पेश की थी, तो उसी भाषण में देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी। ये समझने की बात है कि एक शख्सियत के रूप में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उच्च क्षेत्रीय छत्रपों के बीच में एक अपनी पहचान बनाना और बीजेपी को पूरे महाराष्ट्र में एक संगठन के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा करना, बिल्कुल ये साधारण सा काम नहीं है। और ये बात कहते हुए देवेंद्र फडणवीस जब आज के विधायक दल के मीटिंग में जब लोगों ने नारा शुरू किया विधायकों ने कि देवा भाव और देवा भाव की बात, तो वो तो पुराना नारा फिर से उन्होंने रिपीट किया था कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है कि बात जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में, महाराष्ट्र में आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़ा शख्सियत शायद बीजेपी को एक जिम्मेदारी के रूप में देने में, और इतनी बड़ी महायुति में और इतनी बड़ी जीत, ये प्रचंड जीत की जो जिम्मेदारी होती है वो शायद बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा एसेट देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में है। मैं जरा घड़ी की सुई को 5 साल पीछे ले चलता हूं। जब महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में कहा करते थे कि केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। लोगों ने जनादेश दिया भी था, 2019 में भी दिया था, लेकिन उस जनादेश की एक तरह से उस जनादेश के साथ धोखा किया गया। महाराष्ट्र की जनता ने इस बार की जो जीत है, और स्ट्राइक रेट देखिए आप, और ज्यादा बढ़ा करके देवेंद्र फडणवीस को दी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक तरह से कहें तो महाराष्ट्र के जन नेता हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, इसीलिए इस तरह का जनादेश मिला है क्या? देखिए, आप सब कुछ महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड बनते हुए आपने देखा है। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है अपने गठबंधन के साथ। तीसरी बार महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और बीजेपी अब तक की सबसे रिकॉर्ड, जो स्ट्राइक रेट की बात आप कर रहे थे, 89% के एक स्ट्राइक रेट बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी जीत की जो अगर शख्सियत की बात आप करें, ये पूरे पार्टी का, पूरे संगठन का एक चुनाव होता है, लेकिन एक नेता के रूप में वहां क्षेत्र में जो देवेंद्र फडणवीस का आप देखते थे आधुनिक अभिमन्यु जी, और उस आधुनिक अभिमन्यु के रूप में जब देवेंद्र फडणवीस के वो कटआउट को देखिए, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखिए, जिसमें कहा जाता था, लिखा गया था कि यह सिर्फ तोड़ता ही नहीं है, यह भेदता भी है। तो ये चक्रव्यूह का जो ये अभिमन्यु ये साबित किया है कि चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, ये बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रप चाहे जितनी भी जोर लगा लिए, देवेंद्र फडणवीस फिर वापस आया और समुंदर ने भी उसको एक प्रचंड बहुमत से किनारे लाया है। तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की वो शख्सियत है जो बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये देवेंद्र फडणवीस के विस्तार जो होगा, वो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय छत्रप का असर धीरे धीरे महाराष्ट्र में एक नेशनल पॉलिटिक्स का और नेशनल पार्टी का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आप शरद पवार की पार्टी को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक टर्निंग पॉइंट है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि महायुति किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। बिल्कुल, महायुति किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। शिशिर सेलार भी हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिशिर, मुझे याद आता है 2014 का इलेक्शन कवर करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया था। उस समय जब देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कमान दी गई थी तो उस समय बीजेपी में बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, और जब अभी विनोद जी जब चर्चा कर रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस आखिरकार वो अभिमन्यु साबित हुए हैं जिसने चक्रव्यूह को भेदा भी
और चक्रव्यूह को भेदने के बाद सरवाइव भी कर लिया। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। 2014 का अगर हम एक स्वरूप देखें बीजेपी का, उस वक्त आपने कहा कि बड़े बड़े नाम थे। तो ऐसे में एक नाम जो कि नागपुर से आता है, एक युवा अगर देखा जाए तो नेता था, सबसे पहले मेयर बनने के बाद विधायक बनने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और फिर से विपक्ष नेता, फिर से उप मुख्यमंत्री और अब जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने का यह सफर है। मतलब उतार भी देखे, चढ़ाव भी देखे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी का अगर सबसे कोई प्रमुख नेता राज्य में है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। एक दौर था जब गोपीनाथ मुंडे जो थे बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे पूरे महाराष्ट्र में, एक मास लीडर हुआ करते थे, एक चेहरा हुआ करते थे। साथ ही साथ बाकी अन्य जो बात करेंगे तो उनका भी नाम सामने आता था, महाजन थे बीजेपी से। तो ऐसे में उसके बाद एक दूसरा दौर देखा है बीजेपी ने, ये जिसमें एक सबसे बड़ा नेता जो लगातार तीसरी बार बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत दिला रहा है, 100 के ऊपर आंकड़ा तीनों बार। जी, इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जरा बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, महायुति की ये बैठक चल रही है इस समय। उसमें इस बैठक में क्या कुछ फाइनल हो रहा है? क्या बैठक में भी बीजेपी विधायक दल की तरह देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है या होने वाला है अभी? देखिए, औपचारिकता बस बाकी है, लेकिन चाहे वो नेताओं की बात करें, महायुति के अन्य नेताओं की, वो मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन उसकी औपचारिकता अब पूर्ण होगी, क्योंकि अभी अब तस्वीरें देख रहे हैं वो ये है कि वर्षा बंगलो में जो है शासकीय निवास स्थान है मुख्यमंत्री का, वहां पे इन तीनों की मुलाकात हुई और उसके बाद एक ही गाड़ी में बैठकर ये तीनों जो है राजभवन की तरफ गए हैं। अब राज्यपाल को जो है सत्ता स्थापन करने का दावा ये सौंपेंगे। ये जो विजुअल्स दर्शाते हैं कि किस प्रकार से महायुति एकत्र है, एक साथ है। कई सारी बातें कही गई है, जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि उनको सबसे ज्यादा जो है मंत्री पद मिले और इसीलिए प्रयासरत पार्टी थी एनसीपी भी और शिवसेना भी। लेकिन अंत में हमने देखा जिस प्रकार से तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर बात कर रही है, बातचीत का दौर अभी भी जारी है। हालांकि अब जो है सत्ता स्थापन करने का दावा राज्यपाल को सौंप देंगे। जितने भी आमदार उनके पास है, उन जो विधायक है, उनका समर्थन क्या आंकड़ा है वो राज्यपाल को जो है अब तीनों महायुति के नेता सौंपेंगे और उसके बाद जो है राज्यपाल उनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। कल 5:30 बजे सबसे बड़ा शपथ विधि जो आयोजित किया गया है। तकरीबन मैं कहूंगा तो 25 से 30 हजार के आसपास लोग होंगे शपथ विधि में। नेतागण तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ साधु महंत भी होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे। हर क्षेत्र से जो है लोग यहाँ पे बुलाए गए। आम जनता तो होगी, लेकिन खास तौर पर इस बार लाडली बहना भी शपथ विधि में होगी। शिशिर, इस समय जो हम तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, साथ में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और राज्यपाल महोदय भी शायद आ चुके हैं। इस समय राज्यपाल महोदय से ये मुलाकात इन नेताओं की चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता शिशिर शेलार बता रहे थे कि तीनों नेता एक साथ आए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और जो सरकार, अगली सरकार बनाने का दावा पेश करने की जो एक औपचारिकता है उसके लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर वो दावा पेश किया जा रहा है और राज्यपाल शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, राज्यपाल महोदय यहाँ पर। और ये तमाम नेता राज्यपाल से मुलाकात कर औपचारिक तौर पर, एक औपचारिकता है, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जैसा शिशिर बता रहे थे कि कल 5:30 बजे का समय आज़ाद मैदान के लिए है मुकर्रर। आज़ाद मैदान में तैयारियां भी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और जो सरकार का स्वरूप है उस पर भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी चर्चा हो चुकी है, काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, बहुत कुछ शायद फाइनल भी हो चुका है कि किसके कितने मंत्री बनेंगे, किनको क्या विभाग मिलेंगे। ये तमाम बातें काफ़ी हद तक तय हो चुकी हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के शायद सरकार गठन में कुछ दिनों की देरी भी हुई, जो 5 तारीख, क्योंकि 23 तारीख को ये नतीजा आ गया था। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, एक बात बताइए, जिस तरह से कि एकनाथ शिंदे जी के स्वास्थ्य की काफ़ी इस बीच में चर्चा हो गई थी, शिशिर, अब सब ठीक है? उनका स्वास्थ्य अब ठीक है एकनाथ शिंदे जी का? बिल्कुल, उनका स्वास्थ्य ठीक है। 2 दिनों के लिए जो है मीडिया में रिपोर्ट्स थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो खुश नहीं है, नाराज है और इसीलिए जो है मुंबई में नहीं, अपने जो
पैतृक गांव है वहां पर वो गए थे, लेकिन इस बारे में जितनी भी खबरें थी वो सब खबरों का खंडन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया। उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अपने पैतृक गांव आराम करने गए थे। हालांकि बात जब से वो मुंबई लौटे हैं, मतलब परसों से जब मुंबई लौटे हैं, तब से उन्होंने जो है बैठकों का दौर शुरू किया अपने जितने भी विधायक हैं उनके साथ। आज भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ उनकी वर्षा पर बैठक हुई, साथ ही साथ जो उनके विधायक है उनके साथ भी उनकी बैठक हुई, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन जो ये बात कही गई थी कि एकनाथ शिंदे नाराज है, वो नाराजगी हालांकि अब इन चित्रों से स्पष्ट होती है। जिस प्रकार से सरकार स्थापन करने का दावा करने के लिए तीनों एक साथ एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। हालांकि विजुअल्स ही काफी अगर देखा जाए तो माध्यम है जिससे ये परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो नाराजगी थी, जाहिर सी बात है कि कुछ बातें होती है जिस पर सहमति बनने में देर लगती है। और आज यही बात विजय रूपाणी ने कही जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देर जरूर हुई है, लेकिन ये देर इसलिए नहीं हुई है कि इसमें कोई नाराजगी है, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि ये गठबंधन की पार्टी उनके साथ सरकार बनानी है, तो ऐसे में उनके साथ विचार विमर्श करना जरूरी है। और इसीलिए हालांकि थोड़ा सा देर इसमें, थोड़ा सा विलंब इसमें लग रहा है। और लग तो यही रहा है शिशिर, जो तस्वीरें बोल रही हैं, कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। तस्वीरें ये बोल रही हैं कि थोड़ी सी देरी तो हुई है लेकिन बड़े ही दुरुस्त होकर के आए हैं। जिस तरह तीनों नेताओं की केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही है। विनोद जी, ये जो केमिस्ट्री जिसकी चर्चा अभी शिशिर भी कर रहे थे, देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहाँ पर फिट बैठती है क्या? नहीं, शिशिर ने जो आपको दिखाया अभी की मीटिंग में, अभी आप देखिए कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, सारे जो नेता हैं वहाँ, तीनों पार्टी के सबसे बड़े लीडर वहाँ बैठे हुए हैं। केंद्रीय नेता जो गए हैं वहाँ पर्यवेक्षक के लिए, वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताता है कि जो तलखियों की बात थी वो मीडिया में कुछ ज़्यादा ही हाइप हो गया था। बात से बिल्कुल शिशिर सही कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है तो डेफिनेटली उसमें सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं, मिनिस्ट्री को लेके, तालमेल को लेके। तो डेफिनेटली इन सब सारे चीज़ों पे बैठक होनी, और बैठक का जो सिलसिला होता है उसमें कई चीज़ें की अड़चनें जरूर आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि महायुति ने जिस एकता के साथ में ये चुनाव को लड़ा था और जो चुनाव में उसकी कामयाबी मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि महायुति में कोई, यार कई बार आपने देखा कि एकनाथ शिंदे ने बार बार इस बात का कहा कि वो कोई उद्धव ठाकरे नहीं है, कि भाई जो गठबंधन के साथ वो आगे बढ़े हैं। देखिए राज्यपाल साहब, राज्यपाल महोदय इस समय पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम लोग दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को। अभिवादन जो है वहाँ पर हुआ, साथ में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो पर्यवेक्षक के तौर पर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, विनोद तावड़े, भाजपा के महासचिव, जो प्रमुख चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं इस बैठक में। राज्यपाल के साथ मुलाकात में महाराष्ट्र राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये शायद जो पत्र दिया गया है सरकार बनाने का के संबंध में, वो राज्यपाल महोदय के पास ये दिया गया राजभवन में। तो ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई के राजभवन से देख रहे हैं, जहां इस समय महायुति के तीनों बड़े नेता, और तीनों बड़े नेता के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम बड़े नेता महायुति की तरफ से पहुंचे हैं राजभवन। वहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और ये राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनके पास वो पत्र सौंपा गया, जिस पर कि राज्यपाल महोदय ने उसे देख करके शायद हस्ताक्षर किए हैं। ये एक औपचारिकता होती है, जैसा हम जानते हैं कि जब नई सरकार की गठन होती है तो राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं, किसी भी राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और उन्हीं की अनुमति से नई सरकार का गठन होता है। तो राज्यपाल के पास इसी अनुमति के लिए महायुति के नेता पहुंचे हैं राजभवन से। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है इस बार, और शायद अब ये बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक ये जिसे बैठक के संपन्न के बाद एक फ़ोटो ऑफ भी, ये एकनाथ शिंदे ने कुछ उनको पत्र सौंपा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शायद एकनाथ शिंदे ने ही नई सरकार गठन करने के लिए ये पत्र सौंपा है राज्यपाल को। और ये फ़ोटो ऑप, यानी जिसे कहते हैं कि एक मौके पर एक तस्वीर जो
होती है वो तस्वीर भी वहाँ पर ली जा रही है। सभी प्रमुख नेता महायुति की तरफ से, आप जानते हैं कि एनडीए को महाराष्ट्र में महायुति के नाम से जाना जाता है, जो महायुति में प्रमुख रूप से 3 दल शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और वही अब ओरिजिनल शिवसेना है, और साथ में अजित पवार गुट वाला जो एनसीपी है, उसे भी असली एनसीपी अजित पवार गुट वाले को ही अब चाहे आप चुनाव आयोग से लेकर के अब जनता का भी मुहर कह दीजिए, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया उसने तय कर दिया कि अजित पवार वाली एनसीपी ही असली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। और ये एक महाराष्ट्र के राज्यपाल को जो गुलदस्ता है वो भेंट करते हुए जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री फिलहाल कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है 5:30 बजे और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जाने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के बड़े नेता इसमें शिरकत कर सकते हैं। साथ में हमारे संवाददाता शिशिर बता रहे थे कि करीब 30,000 या उससे भी अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र से लोग वहां इकट्ठे होंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह का वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ये गुलदस्ता भेंट किया गया, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, विजय रूपाणी जी को भी, और राज्यपाल महोदय को ये शॉल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी की तरफ से। तो ये तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप महाराष्ट्र के राजभवन से देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल होने के बाद 23 तारीख को नतीजा आ गया था, तो 23 तारीख के बाद अगर आप देख लें तो कुल मिलाकर के करीब 11 दिन गुजर चुके हैं और 11 दिन गुजरने के बाद अब ये सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस दल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ शपथ दिलाई जाएगी। देवेंद्र फडणवीस इस मायने में भी खास हैं कि वो उन गिने चुने नेताओं में हैं और शायद संभवतः अकेले नेता हैं जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, साल 2014 से लेकर 2019 तक का। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो शायद कम ही लोगों ने पूरा किया, या यूं कहें कि शायद देवेंद्र फडणवीस ने ही पूरा किया है। क्योंकि पहले कांग्रेस के ज़माने में मुख्यमंत्री होते थे तो उनको 2 साल, 4 साल, 3 साल में कई बार बदल दिया जाता था। तो देवेंद्र फडणवीस वो नाम जो अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र जो कि क्षत्रपों का राज्य कहा जाता था, उन सारे क्षत्रपों को एक साथ जिसे कहते हैं, जैसे जो चक्रव्यूह था कुरुक्षेत्र में, उसमें बड़े बड़े महारथी अधिरथी होते थे और सबसे अभिमन्यु लड़ रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता शिशिर शेलार और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। एक छोटा सा कमेंट शिशिर से। शिशिर, दावा तो पेश हो गया शायद औपचारिक तौर पर, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे थे, अब थोड़ी सी जानकारी कल के बारे में दे दीजिए, कल क्या कुछ होना है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं? देखिए, दावा तो स्थापित हो गया, तो आज से लेकर कल की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है अब बैठकों का दौर शुरू होगा। चूंकि दावा स्थापित करने के बाद अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ और कौन से कैबिनेट मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, इसका चयन किया जाएगा। तो इसीलिए जो है आज से लेके कल शाम के 5:30 बजे तक हम कहेंगे ये तीनों जो नेता है वो आपस में चर्चा करेंगे किस प्रकार से स्वरूप होगा। और आपने सही बात कही कि काफी सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर कोई जो है विषय सामने नहीं आया है, सूचना कोई सामने नहीं आई है। तो ऐसे में यह बैठकों का दौर कल भी चलता रहेगा। रही कल की बात, जो कि एक ग्रैंड शपथ विधि जिसे कहा जा रहा है, तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों की मौजूदगी हो सकती है इस शपथ विधि समारोह के लिए। आजाद मैदान जो कि मुंबई, दक्षिण मुंबई स्थित यह मैदान है, काफी इतिहास महत्वपूर्ण इस मैदान को है, उस जगह पर जो है शपथ विधि लिया जा रहा है। तो ऐसे में सिर्फ पार्टी नेता ही नहीं होंगे, यानी मतलब सिर्फ महायुति के नेता ही नहीं होंगे, बल्कि एनडीए शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी जो है इस शपथ विधि समारोह में सम्मिलित होंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शिशिर,
सीधी तस्वीरें शिशिर दिखा रहे हैं कि जब ये तमाम महायुति के बड़े नेता राजभवन से बाहर आते हुए शायद मीडिया से भी कुछ बात करेंगे, ऐसी संभावना है कि मीडिया से बात करके जानकारी देंगे अपने सरकार बनाने के दावा पेश करने के बारे में। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, तमाम बड़े नेता इस समय राजभवन से बाहर आते हुए, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ये तमाम बड़े नेता राजभवन से बाहर आते हुए और शायद मीडिया से बात भी करेंगे। जब बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधी वो बातचीत भी दिखाएं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो बात अभी शिशु से हम कर रहे थे, अगली सरकार देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, जिसे कहते हैं ना कि तुरंत कौन कौन सी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने होगी? देवेंद्र फडणवीस ने लाल जी आज अपने विधायक दल के मीटिंग में ही ये बात कही कि ये जो बड़ी जीत है तो ये बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। हाँ। और ये जब जनादेश, आपको इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदारी लेने वाले सामने में चीफ मिनिस्टर आते हैं तो उनके लिए ये भूमिका तो बड़ी हो जाती है। अब महाराष्ट्र में सबसे पहली बात जो कहते हुए अभी विधायक दल के नेता के मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने बातें कही है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने कहा है, जो जितने उन्होंने वादे किए हैं पहले तो वो वादे पूरे करने हैं। ठीक है। सवाल ये है 2.5 साल में जितने भी प्रोजेक्ट अभी महायुति सरकार की वहाँ चल रही थी वो कंटिन्यूटी में चले, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई रही है कि ये सरकार फिर से वापस लाई है। तो ये सरकार वापस आने से कि अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखिए कि पिछले वर्षों में महाराष्ट्र में गांव ग्रामीण सड़क से लेके और हाईवे से लेके जो जाल बिछा है, डेफिनेटली महाराष्ट्र में इस सरकार को जो इतनी प्रचंड जीत है उसमें उसका भी बड़ा योगदान है। और इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं कि अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही पे करता है। ये ठीक बात है कि इलेक्शन में जीतने के लिए कई फैक्टर्स हैं, जिसमें कहा जाता है कि लाडली बहन योजना भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और उसमें आप देखिए मुंबई जैसे जो व्यावसायिक राजधानी के रूप में आप कहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सारे इन तरह के लोगों के सारे क्लास का इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला है, तो इतनी बड़ी आकांक्षाएं भी है लोगों की जिसे आपको पूरा करना आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, इस समय क्या जो महायुति के तीनों बड़े नेता हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राजभवन से बाहर निकलने के बाद, क्या उसकी कोई तैयारी है वहां पर? शिशिर, बिल्कुल, देखिए तीनों नेता जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि मीडिया के ढेर सारे प्रश्न उनके सामने होंगे कि मुख्यमंत्री तो ताजपोशी हो चुकी है, लेकिन अब स्वरूप बताइए किस प्रकार से होगा। हालांकि क्या ये तीनों नेता इस बारे में अब कोई प्रकाश डालते हैं, नहीं देखना होगा, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों की तरफ से, महायुति की तीनों पार्टियों की तरफ से काफी जो है चुप्पी साधी गई है कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल होगा। जो तीनों भी नेता है वो तो हालांकि इस बारे में बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे, लेकिन जो बाकी नेता है उनको ये सवाल पूछने के बाद वो भी ये कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेतागण होंगे तो वो इस बारे में जो है निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए बात अगर हम कंपैरिजन करते हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इस समय देवेंद्र फडणवीस संबोधित कर रहे हैं। आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या पत्र ते आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे
की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे। तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू। साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांचे शपथविधी होतील वगैरे याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्री तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्रीपद किंवा उपमुख्यमंत्रीपद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। आम्ही तिघंही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील आम्हाला विश्वास आहे। मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे। त्यामुळे त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल हे मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे। त्यामुळे आम्ही तिघंही दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू। विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि यानंतर माननीय शिंदेसाहेब आणि दादा देखील बोलतील। पण आपल्या सर्वांना देखील उद्या आपण सर्वांनी 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का,
एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजीत दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर देवेंद्रजींनी
सर्व सांगितलेलंच आहे. मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो. मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो. तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली. मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो. या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे. त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे. मला कुठलंही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतं आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती. आणि प्रफुल्लभाई आणि आम्हाला आमच्या केसेस ज्या चाललेल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी कधी वकिलांना भेटलेलो नव्हतो. नेहमी प्रफुल्लभाईची इथली जबाबदारी दिल्लीची पार पाडायची. आपल्यालाही माहिती आहे, काल पण तारीख होती ती पुन्हा पुढं ढकलली काहीतरी आमच्या चिन्हाची. तर तो पण एकदा विषय तो संपावा. तो आमचाही विषय तिथं सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. अर्थात सुप्रीम कोर्ट त्याच्यामध्ये सगळ्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य पद्धतीनं निर्णय देईल. परंतु बागे कधी इकडच्या व्यापामुळं मला वकिलांना भेटता आलेलं नव्हतं. त्यांनाही भेटणं अतिशय गरजेचं होतं. आणि अजून एक जवळच्या व्यक्तीचं नाते लग्न होतं. अशा 3 गोष्टीच्या करता मी गेलेलो होतो. आणि तिथं गेल्यानंतर थोडासा इथल्यापेक्षा आराम मिळतो. त्याच्यामुळं तिथं आपला निवांत आम्ही म्हणजे राज्यसभा चालू होती त्याच्यावर सुनेत्रा पण तिथं होती. हेही दोघं तिकडं होते लोकसभेत राज्यसभेत. आणि म्हणून मी गेलो होतो. त्याच्यामुळे ते पहिल्यांदा डोक्यातनं काढून टाका मी कुणाला अमितभाईंना किंवा कुणाला भेटायला गेलो होतो. कारण आमची आधी चर्चा एकनाथरावजी, देवेंद्रजी आणि आम्ही गेलो असताना त्यावेळी झालेली होती. आणि तशा पद्धतीनं आता सगळ्या गोष्ट उद्याच्या शपथविधीच्या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी सांगितलेली आहे. आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या मनापासून प्रयत्न करू. आम्हाला अनुभव आहे. या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल. वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो. परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल. आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे. आता 5 वर्ष आता ते अतिशय बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठंही आम्हाला तिघांना पण ह्याला सांभाळा, त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला, हा फुगला. आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही. पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही. ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील. आम्ही सरकारचं काम उत्तम पद्धतीनं पार पाडण्याचं काम मनापासून करू. आणि जो आश्वासनं कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या करता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढं नेण्याचं काम करू. आणि राज्य देशामध्ये सगळ्या राज्यांच्यामध्ये महाराष्ट्राचा एक वेगळा नावलौकिक आहे जो पहिल्यापासून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सांभाळलेला आहे. तोच नावलौकिक आपल्या देशात प्रगतीपथावरचं नंबर 1चं राज्य म्हणून आपल्या राज्याची जी ओळख आहे ती पुढेही कायम आणि त्याच्यात भरच घालण्याचं काम हे आम्हा तिघांच्याकडनं, आमच्या सरकारकडनं, महायुतीकडनं निश्चितपणे केलं जाईल याबद्दलची खात्री मी आजच्या आपल्याशी चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही देतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. चालू आहे म्हणजे हे चालू आहे थांबूया. चालू आहे. सर्व पत्रकार मित्रांचं स्वागत. आवाज येतोय का? हे घेऊ नाही येतोय. हा घेऊ का? हां ठीक आहे. तो दुसरा बरोबर. आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन महायुतीचं सरकार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली. उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता
शपथविधी आहे. देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलं आहे. आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतो आहे. आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती. आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे. आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वीच घेतली. आणि कारण मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको. गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता. त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे याचा आनंद आहे मला. खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला कधी मिळालं नव्हतं. आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत, आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक, या राज्यातला प्रत्येक मतदार याने महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला. आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला. यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून. आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं. आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो. आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं. आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं. आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून धन्यवाद यापूर्वीच दिलेत. आणि खरं म्हणजे राज्य चालवताना अनेक निर्णय आम्ही जे घेतले, जे विकास प्रकल्प आपल्या सगळ्यांना माहीत आहेत, मी त्याची एकदा डिटेलमध्ये बोलू इच्छित नाही, परंतु जे विकास कामं महाविकास आघाडीने थांबवली होती, जे प्रकल्प थांबवले होते, या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी आवश्यक होते, या महाराष्ट्राला 10-20 वर्ष मागे नेणारा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. आमचं सरकार आल्यानंतर तात्काळ ते प्रकल्प आम्ही सुरू केले, मार्गी लावले आणि त्याचे उद्घाटनही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या हस्ते केले. याचा देखील आनंद आणि समाधान आम्हाला आहे. शेवटी सरकार कुणासाठी असतं? सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी असतं, लोकांसाठी असतं, राज्याच्या विकासासाठी असतं. आणि ते आम्ही तंतोतंत पालन करण्याचं आणि त्याचं नियोजन करण्याचं काम आम्ही 2.5 वर्षात केलं. याचं खूप समाधान आम्हाला आहे. आणि एकीकडे विकास, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना, या दोघांची आम्ही सांगड घातली. आणि मग सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्याच्या आयुष्यामध्ये एक काही ना काही एक आधार म्हणून, एक सहकार्य म्हणून, एक सरकारची जबाबदारी म्हणून पार पाडली पाहिजे, ती पार पाडण्याचा प्रयत्न आम्ही आटोकाट केला. आणि त्यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी, गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील, नड्डाजी असतील, केंद्रीय मंत्री असतील, त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी प्रत्येक वेळेस आमच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं. आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला. आणि या जनतेने देखील कामावर विश्वास ठेवून आमच्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये भरभरून दिली. आपल्यालाही कोणालाही किंवा अनेक सगळे अंदाज वर्तवणारे जे सगळ्या एजन्सी असतात, एक्सपर्ट असतात, त्या सगळ्यांचा अंदाज या ठिकाणी बाद ठरवला. आणि त्यामध्ये मतदारांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगेन, माझ्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ, सगळेच या महाराष्ट्रातले सर्व घटक
यांनी पूर्णपणे ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. त्यामुळे आता आमची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आता आम्ही टीम म्हणून देवेंद्रजींना आता पूर्वी देखील 5 वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांचा अनुभव आम्हाला 2.5 वर्षासाठी देखील कामी आला. आता पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नाव शिफारस करण्याची संधी मला मिळाली, त्याचाही आनंद मला आहे. आणि म्हणून आमचं अगदी टीमवर्क जसं 2.5 वर्ष झालं आणि राज्यातल्या जनतेला या ठिकाणी आम्ही सहकार्य करू शकलो. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये आपण जरी थोडं चाळून बघितलं तरीसुद्धा एवढ्या कल्याणकारी योजना कधी झाल्या नव्हत्या. आणि कल्याणकारी योजना फक्त आम्ही निर्णय घेतले नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी केली, त्याचा लोकांना बेनिफिट झाला, लोकांना त्याचा फायदा झाला. शेवटी कल्याणकारी सरकार, सर्वसामान्यांचं सरकार हे लोकांच्या कल्याणासाठी असतं. ते खऱ्या अर्थाने आम्ही राबवलं याचा आनंद आणि समाधान आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा देवेंद्रजींचं मनापासून अभिनंदन करतो की पुढचा आपला जो प्रवास आहे तो अतिशय यशस्वी आणि राज्याला पुढे नेणारा, या राज्याचा विकास करणारा आणि सर्वसामान्यांना न्याय देणारा ठरेल. आणि त्यामध्ये नक्कीच आपला सर्वांचा सहभाग असेल, सहकार्य असेल. अरे बाबा, ते सांगितलं ना संध्याकाळी आम्ही सांगतो तुम्हाला, संध्याकाळी सांगतो. मला ते एकदमच पाहिजे. देवेंद्रजी माझ्याकडे आले, त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे, त्यांना धन्यवाद देतो. आमच्या सर्व महायुतीच्या आमदारांचा देखील जो काही आग्रह आहे सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो, सगळ्यांचा आदर करतो. त्यामुळे तुम्हाला सांगू ना, अरे बाबा, एवढी कामं केली की आठवणीतलं एक क्षण काय सांगू. एवढे निर्णय आम्ही घेतले की ते सर्व निर्णय ऐतिहासिक होते. बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है. उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. इतने बड़े निर्णय लिए जिसकी हमें खुशी है. तब्येत चांगली आहे. म्हणजे आवाज थोडा, अरे आता तब्येत होते चांगली ना, आता लगेच कसं जोरात बोलू. क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी शपथ की शपथ देंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको. अभी कल शपथ है ना, उनका समझ में आएगा. मैं तो लेने वाला हूँ. ये सीधी तस्वीर है, सीधा इस समय आप प्रसारण देख रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का. विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी. खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा, एकनाथ शिंदे ने खुद समर्थन पत्र सौंपा. एकनाथ शिंदे जिस तरह सवालों का, ये बड़ी बात है, और जिस तरह सवालों का जवाब दे रहे थे, तो अब ये कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है. तो ये लाल जी, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया का जो सूत्र है वो बहुत जबरदस्त फेल हुआ है. अब ये हम लोग जो पिछले 5-6 दिन से जो सूत्रों के हवाले से ये खबर देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे अलग जा सकते हैं, अजीत पवार का दिल्ली आना है, तो दोनों जो है वो एक तरह से दोनों इस बात को साफ करते हुए दिख रहे थे अभी कि ये मीडिया का सूत्र एकदम बेकार जो हो रहा है इस दिनों. तो ये सूत्रों का कहीं नहीं चला इस बार. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो समझने की जरूरत है, जो केमिस्ट्री आप देख रहे थे महायुति में, वो मैं बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहा था. और मुझे ये लग रहा था कि महायुति की ये केमिस्ट्री जो चुनाव से पहले था, वो जीत के, बड़ी जीत के बाद भी मुझे लगता है यही केमिस्ट्री बनी रहेगी. तो ये जो महायुति की जो प्रचंड जीत है और जनादेश का जो एक भार है, वो तीनों पार्टी के और तीनों दल के बड़े नेता समझ रहे हैं इस चीज को. तो मुझे लगता है कि ये जनादेश ही उनको एक अनुशासित कर रहा है. और इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी और उनकी जो बड़ी भूमिका है
उसको भी जो साबित करना है उनको, उसको लेके भी महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया है। तो मुझे लगता है इस मौका से वे कोई भी नहीं चूकेंगे, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो। तीनों की अपनी भूमिका है। और आप अब देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कैसे ये बात कही और कितने शानदार तरीके से कि टेक्निकली आप कह सकते हैं कि हम सीएम हैं, लेकिन आप ये बात देखिए कि सारे मिलजुल के हम फैसले करेंगे। और फैसले में वो सहयोगियों का भी और नाम बताया, जिसमें इंडिपेंडेंट के साथ और एक दो लोगों ने आज चिट्ठी लिखी है। इस समय जाना पड़ेगा नेवी के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। सीधे ये तस्वीरें आपको वहां पर जो नेवी का कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं पुरी में, ओडिशा के पुरी में। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के दौरे पर हैं, तो उसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो ओडिशा का दौरा है, उस ओडिशा के दौरा के दौरान ये पुरी में उनका ये कार्यक्रम है, जिसमें कि आप